रिकॉर्ड भी दबा देता हूँ और ये म्यूट किया। Question number 1. The cost of plant is PKR 500,000. It has an estimated life of 5 years, after which it would be disposed of scrap value nil. Earning before interest and taxes, EBIT are estimated to be PKR 75,000. Find out the yearly cash flow for the plant. क्लियर रखिएगा कि आपको जो कैपिटल बजटिंग या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बेसिकली कैश फ्लो के। एक चीज बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर रखिए, फॉर एवर इन योर लाइफ वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, वी आर नॉट कंसिडरिंग द प्रॉफिट, वी आर कंसिडरिंग द कैश फ्लोज। कैश फ्लो के बेस पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉफिट के बेस पे नहीं होती। सेकंड प्रिंसिपल, फिक्स कॉस्ट, allocated fixed costs always become irrelevant related to the project, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हो या ना हो, वो कॉस्ट अपनी जगह रहेगी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आपके ध्यान में क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपको कैश फ्लो डिसाइड करना होता है और दूसरे नंबर पे फिर उसकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन की जाती है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कैश आउटफ्लो क्या है? कैश आउटफ्लो 500,000 है। कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट कैश आउटफ्लो है। आप आज खरीदते हैं, आपको 5 लाख रुपए देने, इट डिटरमाइंड एज अ कैश आउटफ्लो। 5 लाख रुपए आज मेरे पास से चले गए, आज गए, दिस टाइम इज कॉल्ड अ टाइम जीरो। ये जो अभी का टाइम है, ये टाइम जीरो है। ये 5 लाख रुपए मेरे हाथ से निकल गए। ये 5 लाख रुपए का एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट मेरे पास 5 इयर्स है। उसके बाद ये डिस्पोज हो जाएगा विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। इट्स मीन्स कि आफ्टर 5 इयर्स मुझे इसके कोई पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। तो इसका इट सिंपली गिव मी एन आइडिया कि ये पूरे 5 लाख मुझे इन 5 सालों में रिकवर करने ही करने। इस 5 लाख का जो प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट होगा, इसके ऊपर मैंने इबिट का कंसेप्ट याद रखिएगा, पहले भी बताया फिर बात। इबिट मीन्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो जो नेट इनकम हमारी यहाँ अकाउंटिंग में कहलाती है, फाइनेंस में हम उसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। रीजन क्या है? इंटरेस्ट यू ऑलवेज अलाउ टू द आउटसाइडर, टैक्सेस यू ऑलवेज पे टू द गवर्नमेंट। ये दोनों एक्सपेंस आपके हैं नहीं, ये दूसरों से। तो इबिट इंपॉर्टेंट है, या इन अदर वर्ड्स नेट ऑपरेटिंग इनकम या नेट इनकम इंपॉर्टेंट है। उस नेट इनकम को जब आप डिटरमाइन कर लेंगे, तो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट देना है, कितने टैक्सेस देने हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कैश फ्लो आपके हाथ में बच रहा है। उस पॉइंट से ये प्रोजेक्ट 5 साल का है, डेप्रिसिएशन निकालनी है, कोई मेथड नहीं दिए हुआ है, लाइफ ईयर में दी हुई है। तो व्हाट वी अज्यूम टू बी कि ये डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से निकलेगी। फिर थोड़ा क्लियर है ना? अगर कुछ नहीं मेंशन कि व्हाट इज द हाउ यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस चैप्टर या दिस क्वेश्चन, और the life is available in the years, so without regard of anything you just shifted towards yourself by yourself towards straight line method. Let's suppose the same life is available in percentage and nothing is mentioned in the question how you drive the depreciation from it without any delay. You just shifted yourself towards the diminishing balance method, yeah, declining balance method, whatever you call the reducing balance method. In some financial language, we also called it a written down value methods. Both are right. 2 common methods हैं. We are not going to cover all 14 methods of depreciation in the finance until it's determined by the management. Most of the time, very frequently, we are using straight line method, or in other words, diminishing balance method. What is the advantage of a straight line method? Whenever we are using the straight line method, in simple wording, the other names of the straight line method okay, better let I complete it and then we discuss it for 2 or 4 minutes again. Whenever we are using the word straight line method, it's, in other words, we called it fixed installment method.
feel that अगर आपको accounting याद हो, you think that के जी आपने whenever you calculate the straight line, there is a flat amount of the depreciation would be determined. तो इसलिए straight line method is also called a fixed installment method. और diminishing balance method, उसके दूसरे नाम है reducing balance method, उसका तीसरा नाम है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, उसका फाइनेंशियल टर्म्स में नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि इन सब में बुक वैल्यू चेंज हो रही होती है। हम पूरी फाइनेंस में जनरली इन्हीं दो मेथड्स पे काम करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर इसके अलावा कोई स्पेशल मेथड है तो उससे फाइनेंस को कोई असर नहीं पड़ता, उससे सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू शिफ्ट होती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका 5 लाख का प्लांट है, 5 साल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो हमें पता चल गया कि जी 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन हर साल निकलनी है। इसके अलावा ये प्लांट मुझे कमा के दे रहा है, नेट इनकम दे रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रहा है 75,000 रुपए, तो और मुझे इसके ऊपर 30% टैक्स देना है। डेप्रिसिएशन का रूल याद रखिएगा, कैश फ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन रिवर्सल इंपैक्ट लेता है। डेप्रिसिएशन के अंदर कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन रिवर्सल इंपैक्ट लेता है। हम डेप्रिसिएशन को एज अ काउंटर एसेट्स यूज करते हैं फॉर टैक्स पर्पस, हम वहां पे उसको एज एक्सपेंस माइनस करते हैं, लेकिन ये डेप्रिसिएशन वो वाहिद एक्सपेंस है जो हम किसी और को पे नहीं करते, वो हमारी अपने जेब में ही वापस जाता है। डेप्रिसिएशन जो हम पे काटते हैं वो किसी और को पे नहीं होता, लेकिन बकिया सारे एक्सपेंस, चाहे सैलरीज हो, रेंट हो, इंश्योरेंस हो, उसमें कोई थर्ड पार्टी इंगेज होती है, आप किसी आउटसाइडर को उसकी पेमेंट करते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन एक वाहिद एक्सपेंस ऐसा है जो है तो एक्सपेंस, लेकिन उसकी पेमेंट आप अपनी कंपनी को खुद ही वापस या अपने इन्वेस्टर को वापस करते हैं, तो वो एक तरीके से आपकी ही जेब में रहता है। तो इसलिए वो इनकम के लिए तो माइनस किया जाता है, लेकिन यानी कि फॉर कैश फ्लो ये आपकी जेब में वापस आता है। तो ये एक प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल याद रखना, अगर डेप्रिसिएशन इनकम डिटरमाइन, नेट इनकम डिटरमाइन करने के लिए माइनस होगा, तो जब नेट इनकम डिटरमाइन हो जाएगी तो उसके बाद डेप्रिसिएशन वापस एड ऑन किया जाता है। ओके, आई एम गोइंग टूवर्ड द स्लाइड्स। कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप निकालेंगे डेप्रिसिएशन। जब भी आप फिक्स एसेट्स लेंगे सबसे पहले आप उसकी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन डिटरमाइन करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि इसका अकाउंटिंग पेबैक कितने अरसे में हो रहा है। डेप्रिसिएशन का सिंपल फार्मूला है स्ट्रेट लाइन का, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। 500,000 की उसकी कॉस्ट थी, सैल्वेज वैल्यू अवेलेबल थी 0. If let's suppose there would be a no salvage value available or nothing mentioned in the question, so we assume that the salvage value would be 0. 500,000 divided by 5 years, तो हमने कहा 1 लाख रुपए पर ईयर डेप्रिसिएशन निकलेगी। अब डिटरमाइन द कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, आउटफ्लो। देखो इसमें मैं इस क्वेश्चन में कैश आउटफ्लो इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि कैश आउटफ्लो 5 लाख रुपए, एक ही मशीन खरीदी और कोई खर्चा नहीं हुआ, तो 5 लाख रुपए जेब से चले गए। अब वापस क्या क्या आएगा? फंड, इबिट, यानी कि आप कमाएंगे कितना? 75,000, उस पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा 22,500 रुपए 30% के हिसाब से। तो आपकी नेट इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 52,500। उसके बाद डेप्रिसिएशन का रिवर्ट बैक इंपैक्ट आएगा 1 लाख। तो इट्स मीन्स कि आपका कैश इनफ्लो आपके पास कितना आ जाएगा? 1,52,500। फिर समझना, यानी कि आपने 5 लाख की मशीन लगाई, 5 साल में वो पैसे वापस आएगी, तो हर साल मशीन 1 लाख रुपए अपनी कीमत में से निकाल के देगी और 52,500 आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एवरी ईयर इस मशीन का डिसीजन आप करते हैं तो आपका कैश इनफ्लो 1,52,500 होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे बस इतने से खत्म था। मैं ओपन कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन। यस, कोई क्वेश्चंस? सर इसमें सैल्वेज वैल्यू बता दें क्या है? सैल्वेज वैल्यू 0 है। सैल्वेज वैल्यू के नाम याद रखो,
सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ना। हाँ, सब तीनों एक ही चीज के नाम है सर ये स्ट्रेट लाइन के मेथड से किया है हमने। ये स्ट्रेट लाइन। जब कुछ मेंशन नहीं हो तो अभी पहले भी किया है। अगर लाइफ ईयर में दी हुई है और नथिंग मेंशन तो ये स्ट्रेट लाइन है। लाइफ परसेंटेज में दी हुई है, नथिंग मेंशन, तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस है। सही? हारून बात कर रहा हूँ। ये हाँ हारून बोलो। ये जो कैश इनफ्लो आप पढ़ा रहे हैं तो ये तो टोटली अकाउंटिंग के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पढ़ते थे वो बिल्कुल इसी तरह से रिजेंबल है। बिल्कुल। इसके अंदर नई चीज क्या है? इसमें ये फ्यूचर की बेस पे कैलकुलेट हो रही है, ये प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन हो रही है। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कैश फ्लो बनाता है, ये आप प्रोजेक्टेड बना रहे हैं कि अगर ये मशीन आप खरीदेंगे तो आपको ये कैश इनफ्लो में 1,52,000 देगी। सर ये EBIT जो है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, तो सर यहाँ पर हमने ये मेंशन किया हुआ है कि हमारी जो मशीन जो कॉस्ट लेगी तो वो 75,000 रुपये में एक्सक्लूडेड है। हाँ बिल्कुल। देखो इबिट मैंने कहा था कि इबिट अकाउंटिंग की नेट इनकम है। जब हम अकाउंटिंग की नेट इनकम निकालते हैं तो वहां डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी होती है। अभी क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करते हैं, वहां पे तुम्हें पूरी इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हारून ये ख्याल रखना कि हम ये जो काम कर रहे हैं ना फ्यूचर आउटफ्लो पे कर रहे हैं, फ्यूचर का कर रहे हैं। अकाउंटिंग करती है हिस्टोरिकल का, जो हो चुकी है उसको चेंज नहीं कर सकते। हम ये मुख्तलिफ मॉडल डेवलप करेंगे कि किससे क्या आ सकता है और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में हमें जाना चाहिए या किस प्रोजेक्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। के EBIT जो हम निकाल रहे हैं 75,000 ये भी फ्यूचर की ही है, यानी कि जो मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसलिए स्टार्टिंग का है कि फाइनेंस मींस यू आर डिटरमाइनिंग द फ्यूचर आउटकम्स। मे बी इससे अच्छा हो जाए, उससे बुरा भी हो सकता है, लेकिन आप प्रोजेक्शन करते हैं फ्यूचर भी। कहीं एबट गिवन ना हो सर, कहीं एबट गिवन ना हो तो क्या फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? क्वेश्चन 2 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन 1 तो सबसे छोटा सा दिया था कि थोड़ा सा सिर्फ ये आइडिया हो जाए कि फाइनेंस का कैश फ्लो और अकाउंटिंग के कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, अकाउंटिंग एक्चुअल वैल्यू पे कैश फ्लो बनाती है, फाइनेंस प्रोजेक्शन पे बनाती है, एस्टिमेट पे कि ये हो सकता है, ये होगा तो इतना कमाएंगे तो इतना लगेगा, इतना बचेगा, वो है। हम काम करने से सर ये जो इनकम स्टेटमेंट तो सर गिवन होगी ना, जो इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से जो नहीं पूरा डेटा होगा, वन बाय वन आगे चले, पूरा डेटा होगा, उस डेटा के बेस पे आप प्रोजेक्शन। सर डेप्रिसिएशन। हाँ अच्छा सर ये पूछना था कि ये जो डेप्रिसिएशन जो होती है ये नॉन कैश आइटम होती है। हाँ। इसी तरीके से सर जो दूसरी आइटम होती है गुडविल वगैरह वो नॉन कैश आइटम सर, तो वो या बैड डेट हो गई वो भी ऐड होंगी ना अगर से दी हुई है तो? जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है नॉन कैश आइटम, वो चाहे कैश आइटम हो या नॉन कैश। उनमें बात है थोड़ा सा फिक्स एसेट्स क्लियर कर लो। फिक्स एसेट्स दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, इनटेंजिबल वो होते हैं जिन पे अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होती है, और नेचुरल रिजर्व वो होते हैं जिन पे डिप्लेशन कैलकुलेट होती है। लेकिन ये पैसा सिर्फ टैक्स, अब देखो बहुत सिंपल, मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी में मैं हर साल डेप्रिसिएशन कर रहा हूँ 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख किसको दे रहा हूँ? मैं अपने आप को दे रहा हूँ, तो अपने आप को। इसलिए ये कैश फ्लो कहता है कि डेप्रिसिएशन तो वापस आ गई मेरे पास, पैसे वो एड बैक हो जाती है सर। एड बैक सिर्फ डेप्रिसिएशन। अच्छा यहाँ तो मैंने वर्ड डेप्रिसिएशन यूज किया है क्योंकि कॉमन टर्म है, लेकिन डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन तीनों एड बैक होंगी। ये सारी एड बैक, तीनों फिक्स एसेट्स वाली कैलकुलेशन तीनों एड बैक होती है। सही, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूं, थोड़ा सा पहले उसको पढ़ लें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों को बेहतर आइडिया होगा कि क्या पोजीशंस बन रही है और इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से शेयर की जाती है। तुम लोग अटेंडेंस की पिक्चर खींच के उनको शेयर कर दो। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, नहीं अभी नहीं, क्वेश्चन हम साथ पढ़ेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो सके कि वो जो हारून का क्वेश्चन है ये हम ये प्रोजेक्शन पे जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स कंपनी इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लोशन, द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट विल कॉस्ट PKR 560,000, मींस एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 8 years. The company is thinking of selling the lotion in a single standard pack of 50 grams at PKR 12 rupees each bag. It is estimated that the variable cost per pack would be 6 rupees and annual fixed cost PKR 450,000.
Fixed costs include straight line depreciation of 70,000 and allocated overheads of PKR 30,000. The company expects to sell 100,000 packs of the lotion each year. Assume that tax rate is 45% and straight line depreciation is allowed for tax purpose. Calculate cash flow. अब ये प्रोजेक्शन कर रहा हूं कि क्या मैं इस मशीन के लिए जाऊं, इस प्रोडक्ट के लिए जाऊं, क्या ये मुझे पैसे बचा के दे पाएगी उतने जितने मैं समझता हूं, तो मैं इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग करूंगा. जब तक मेरा एज अ फाइनेंस गाय मेरा काम यह है कि जो डेटा, ये डेटा मुझे मार्केटिंग वालों ने दिया, ठीक है, समझिएगा. इक्विपमेंट की परचेज का डेटा मुझे सप्लाई चेन ने और परचेज वालों ने दिया. सेल्स का, मार्केटिंग का, रेट का, सेलिंग प्राइस का डेटा मुझे मार्केटिंग वालों ने दिया. प्रोडक्शन का डेटा मुझे मैन्युफैक्चरिंग वालों ने दिया. और उसके बेस पे फाइनेंस वाले ने उन सारे डेटा को गैदर करके उसके ऊपर कैलकुलेट किया कि क्या ये कैश फ्लोस पॉजिटिव हैं या कैश फ्लोस पॉजिटिव नहीं है. अच्छा, ये ख्याल रखना, हम सिर्फ कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अभी ये डिटर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं कि इसको फेवरेबल होना चाहिए या फेवरेबल नहीं. यहां तक क्वेश्चन में किसी को कोई डिफिकल्टी जो समझ ना आई हो? सही. अब मैं सॉल्यूशन पे चल रहा हूँ. नो सर. सर इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मुझे नजर आ रही है. क्या चीज? स्क्रीन दिख रही है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. यस सर, दिख रही है. सही. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2. इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या है? सिंगल कॉस्ट 5,60,000. 5,60,000 आपने एक ही खर्चा किया ना, ये आपकी जेब से आज चले जाएंगे. अब आपने डिटरमाइन करना है कि क्या ये 5,60 में पे कर देता हूं तो क्या मैं प्रॉफिट में रहूंगा और मेरे कैश फ्लो कितना बढ़ेंगे. अब हम वन बाय वन. अब जैसे ही आपने फिक्स एसेट लिया, सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें. जो डेप्रिसिएशन इसकी वही स्ट्रेट लाइन की तरह है. 5,60,000 को हम 7 साल से 7 है 8 साल से क्वेश्चन में, लेट मी चेक. 8 ईयर है सर. 8 से डिवाइड कर दें तो 8 स्क्रैप वैल्यू नहीं है इसमें. 56, 70,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई. आपके मार्केट वाले कह रहे हैं कि आपका कैश इनफ्लो कितने यूनिट्स पे आएगा? 1 लाख यूनिट्स पे. यानी कि आपका मार्केटिंग को ये उम्मीद है कि अगर हम ये प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे तो 1 लाख यूनिट तो हम आराम से बेच देंगे. अब उस 1 लाख यूनिट दे दिया उसने. आप देखिएगा आपके पास क्वेश्चन में पर यूनिट की सेलिंग प्राइस भी है, पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट भी है. अब आपको इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी. सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ हुई. सेल्स रेवेन्यू 1 लाख यूनिट बिकेंगे, 12 रुपए का एक बेचूंगा, तो इस मींस के 12 लाख रुपए डिटरमाइन होंगे. क्लियर? जब सेल्स डिटरमाइन हो गई, उसके बाद इसमें से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट, जो मैंने कहा 6 रुपए का खर्चा आएगा. आपने कहा 1 लाख यूनिट पे अगर 6 रुपए का खर्चा आएगा तो टोटल 6 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे. तो मेरे पास मार्जिन निकाल, चाहे तो निकाल लो. हाँ बोले. तो मेरे पास 6 लाख तो निकल गए वेरिएबल कॉस्ट के. फिक्स कॉस्ट मैंने आपको दी, मार्जिन 6 लाख आ जाएगा सर. हाँ 6 लाख. वो 1 लाख, वो देखिए, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखना चाहे तो लिख दें. वो मैंने यहाँ इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि कल कोई इससे ये कंफ्यूज हो जाए कि वेरिएबल कॉस्ट का क्वेश्चन कर रहा हूँ. फॉर्मुलेशन वही है, स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रही. लेकिन यहाँ पे मेरी विंडो ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. फिक्स कॉस्ट मैंने आपको 4.5 लाख दी हुई है क्वेश्चन में. और पहले दिन और अभी फिर कह रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट में जो एलोकेटेड एक्सपेंस हैं वो किसी सूरत में इंपॉर्टेंट नहीं है. जो मैंने आपको क्वेश्चन में मेंशन किए हुए 30,000 उसमें मौजूद है और डेप्रिसिएशन के 70. डेप्रिसिएशन के 70 मैं यहां से इसलिए माइनस कर रहा हूं कि डेप्रिसिएशन को मैं नीचे अलग से दिखा रहा हूं. अगर मैं डेप्रिसिएशन यहाँ अलग से नहीं दिखाता तो ऊपर माइनस करने की जरूरत नहीं थी. डेप्रिसिएशन को क्योंकि मैंने अलग से माइनस किया ताकि मैं इसको बाद में ऐड बैक कर सकूं. तो फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख थी. 30,000 आपके एलोकेटेड एक्सपेंस हैं, जो प्रोजेक्ट हो ना हो वो खर्चा अपनी जगह रहेगा. 70,000 अगर ये प्रोजेक्ट हुआ तो इसकी डेप्रिसिएशन है, वो हटा दी. तो इसका मतलब है 3.5 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे फिक्स एक्सपेंस चाहिए विदाउट डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन के 70,000 माइनस किए तो मेरी नेट इनकम आ गई या एबिट आ गया, नेट ऑपरेटिंग इनकम.
1,80,000 मुझे बचेंगे अगर मैं 1 लाख यूनिट बेचूंगा। जब 1,80,000 मेरी इनकम आएगी तो इस पे मुझे टैक्स पे करना है 45%। तो मैंने कहा जी इसमें से 81,000 तो मुझसे गवर्नमेंट ले जाएगी, तो मेरी जेब में बचेंगे फाइनली 99,000। ये मेरे पास यानी कि एक तरह समझ लें एज अ सेठ अगर मैं ऑनर हूं तो मेरी जेब में आखिर में 12 लाख की सेल के ऊपर मेरी जेब में आखिर में आएंगे प्रॉफिट के नाम पे 99,000। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? सर ये वेरिएबल कॉस्ट बताइएगा 6% और 12 कहाँ से आए हैं? सेल रेवेन्यू और क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन दोबारा ओपन कर रहा हूं। सर ये 30,000 और 70,000 माइनस क्यों किया है इसके अंदर से 40 अभी बता दो 450 के अंदर से? अच्छा ये देखो, एक ये दिख रहा है हाईलाइटेड 12 रुपए। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी? नहीं हुई हुई है सर। सर हुई है, अब हुई है सर। हो गई। ये देखो 12 रुपए मैंने हाईलाइट किए हुए। ओके सर, ओके। ये सेलिंग प्राइस आ गई, ये वेरिएबल कॉस्ट के 6 रुपए आ गए, ये डन है सर। ओके ओके। कॉस्ट के 4.5 आ गए। असल में मैंने उसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन को अलग कर दिया है। डेप्रिसिएशन को इसलिए अलग कर दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन में बाद में अलग से माइनस कर रहा हूँ। और ये सर आपने 2 जगह लेस किया है डेप्रिसिएशन को, ऊपर भी नीचे भी को, क्योंकि इस 4.5 में इंक्लूडेड है। देखो फिक्स कॉस्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन है, तो मैंने फिक्स कॉस्ट को विदाउट डेप्रिसिएशन निकाला है ताकि मुझे पता चले कि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कितना था। दूसरी चीज क्लियर रखना, एलोकेटेड एक्सपेंस किसी भी सूरत में हो इनका डिसीजन मेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे ये प्रोजेक्ट मैं चलाऊं या ना चलाऊं, 30,000 का तो खर्चा है मेरे उस जगह का, तो एलोकेटेड इसलिए माइनस हुए। ये 2 यहां से माइनस हुए। ओके सर ओवरहेड का क्या कह रहे थे कि वो 30,000 रुपये खर्चा है? हाँ, एलोकेटेड का कंसेप्ट मैं तुम्हें याद हो रेलिवेंट कॉस्टिंग में भी कराता हुआ आया था शॉर्ट टर्म में। एलोकेटेड वो खर्चा है चाहे प्रोडक्ट रहे ना रहे, वो ओवरऑल खर्चे में आपको एक तरह से हिस्सा मिला हुआ है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होगी तो ये 30,000 का हिस्सा कोई और पूरा करेगा। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं। लेट सपोज एक कमरे में 4 लोग किराए पे रह रहे हैं और उस कमरे का किराया 20,000 रुपए। जो अमूमन हम लोगों के साथ होता है ना कि हम मुल्क से बाहर होते हैं एज अ बैचलर, तो कमरे शेयरिंग पे रह रहे होते हैं। उस कमरे का किराया 20,000 रुपए है। 4 लोग रह रहे हैं तो एक आदमी 5,000 रुपए दे रहा है। 3 लोग हो जाएंगे तो क्या किराया कम होगा? नहीं, किराया तो कम नहीं होगा, किराया तो वही 20 है। वो किराया दूसरों पे पड़ जाएगा। तो इसलिए एलोकेटेड वो खर्चे होते हैं जो फिक्स हैं, जिनको आप किसी सूरत में बदल नहीं सकते। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होगी तो ये 30,000 कहीं और से पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन करने इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये 30,000 वो माइनस किए थे और 70,000 डेप्रिसिएशन के माइनस किए थे, क्योंकि डेप्रिसिएशन को मैं अलग से दिखाना चाह रहा था। हाँ सर वो तो समझ आ गया। वो तो 4.5 में से 1 लाख इररेलेवेंट थे, वो हटा दिए मैंने। 3.5 तो मुझे देने ही देने, 70,000 डेप्रिसिएशन के देने हैं, तो मेरे पास 180,000 का प्रॉफिट आएगा। उस पर गवर्नमेंट ने मुझे टैक्स रेट दिया हुआ 45%। वो जब मैंने टैक्स दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा 99, यानी कि एज एन ऑनर मेरी जेब में 12 लाख की सेल के बाद सिर्फ 99,000 रुपए जेब में आएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? जी सर। सर डेप्रिसिएशन फिर समझ में नहीं आया मुझे। आपने ऊपर जो लेस किया है तो फिर नीचे भी आप लेस कर रहे हैं दोबारा? ऊपर 4.5 लेस किया है, ऊपर इनकम स्टेटमेंट में लेस नहीं किया है, ऊपर फिक्स कॉस्ट में से लेस किया है। फिक्स कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, तो नीचे भी आप लेस कर रहे हैं? नीचे तो देखो, अगर मैं यहाँ से लेस नहीं करता तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी आती? लेट सपोज यहाँ 70 लेस नहीं करता तो यहाँ फिक्स कॉस्ट आती 420। मैंने बेसिकली उस 420 का ब्रेकअप कर दिया है ताकि कैश फ्लो बनाना आसान हो जाए। अगर ये ब्रेकअप नहीं होगा तो आपके लिए ये कंफ्यूजन होगी कि डेप्रिसिएशन कितनी वापस प्लस होनी है। वो मैंने डेप्रिसिएशन को प्लस बैक करने के लिए ये ब्रेकअप किया है, तो यहां से हटा के अलग से लेके आ गया कि इसमें से निकाल। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने 70,000 प्लस नहीं किए, अभी ये नेट प्रॉफिट आ गया। ये तो इनकम स्टेटमेंट बन गई कैश फ्लो के लिए, ये नेट इनकम स्टेटमेंट बनी। अब आप जब कैश फ्लो के लिए जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक ऐड हो जाएगी सर 70,000। ये यानी कि समझो मैंने 2 चीजें एक ही साथ बनाई हैं।
यहाँ 99 तक, मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ, 99 तक आपकी इनकम स्टेटमेंट बन गई, और जब इनकम स्टेटमेंट बन गई तो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक कर लोगे, ये आपका कैश फ्लो आ जाएगा। फिर थोड़ा सा रिवर्स, 99 तक आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनती है सारे एक्सपेंस माइनस करके। उसके बाद सिर्फ आपने डेप्रिसिएशन के जो 70,000 अलग से दिखाए थे उसको मैंने एडिट बैक किया, ये ऐड हो गए। अब नई इनकम स्टेटमेंट मेरे पास आ जाएगी खुद ब खुद 1,69,000। ये आपका पहले 5 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो के। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा सर, एक और चीज है। हाँ, बोले सर, आपने 70,000 तो नीचे दिखा दिया, अलग से शो कर दिए, जो 30,000 है वो आपने नहीं दिखाया, वो डायरेक्ट आपने लेस करके किया। वो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें फिर कहा कि डिसीजन मेकिंग में एलोकेटेड एक्सपेंस की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये मशीन नहीं भी खरीदता तो ये 30,000 रुपए मुझे कहीं ना कहीं से देने, अगर खरीद लूंगा तो उसमें हिस्सा हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वजह से हम यहाँ पर फ्यूचर की बात करते हैं, एस्टिमेटेड की बात करते हैं। ख्याल रखना, अगर अकाउंटिंग होती तो माइनस नहीं कर सकता था मैं, लेकिन मुझे पता है। लेट सपोज एक छोटी सी एग्जांपल शायद क्लियर हो जाए, आप एक गाय लाते हैं, उसमें 7 हिस्से हैं, आपके पास 5 हिस्से मौजूद हैं, 2 अभी तक आपके नहीं बिके, तो क्या आप बकरीद पे गाय नहीं ज़बह करेंगे? काट देंगे सर। वो 2 हिस्से जो है वो बकिया लोगों में कहीं ना कहीं बटेंगे जी, देना पड़ेंगे, वो देना पड़ेगा। तो ये क्योंकि आप खुद नहीं देंगे, कोई और देगा, कहीं ना कहीं से निकालने हैं। अगर ये अकाउंटिंग कर रहे होते तो ये 30 माइनस नहीं होते, ये 30 रहते। लेकिन फाइनेंस में ये ऑप्शन है, क्योंकि प्रोटेक्शन है ना, तो हम प्रोजेक्शन में माइनस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 ये ख्याल रखना, क्योंकि हल्के हल्के क्वेश्चन अब मुश्किल करूंगा। क्वेश्चन 2 जो था ये नए यूनिट का था। नए यूनिट से मुराद है बिल्कुल नया है, इसका पुराने किसी प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन या न्यू परचेज। न्यू परचेज होगी तो पुराना सेटअप डिस्टर्ब नहीं हो रहा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट मींस पुराना इक्विपमेंट जाएगा तो नया इक्विपमेंट आएगा। अगर पुराना इक्विपमेंट जाएगा तो उसके जाने से क्या नफा नुकसान हो रहा है और नए के आने से क्या नफा नुकसान होना है, वो हमें दोनों चेक करने होंगे। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा तवज्जो रखना। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, नया इक्विपमेंट है तो कोई इश्यू ही नहीं है, उससे जो प्रॉफिट है। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट है तो आपको दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, नए को भी और ओल्ड को भी, और फिर जिसमें एडवांटेज होगा उस पर हम काम करेंगे। ओके, मैं अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन 3 पढ़ लेते हैं साथ। Question 3. XYZ company is considering a proposal to replace one of its machines costing rupees 60,000 and having a written down value of 24,000. The remaining economic life of the machine is 4 years, after which it will have no salvage value. However, if sold today, it has a salvage value of 20,000. The new machine costing PKR 130,000 is also expected to have a life of 4 years with the scrap value of 18,000. अब देखो क्वेश्चन यहाँ तक थोड़ा सा समझना। अगर पुरानी मशीन की भी लाइफ अभी मेरी 4 साल बाकी है और आप मुझसे कहते हैं नई मशीन ले लो, वो भी 4 साल के लिए ही है, तो फिर मुझे कितनी रकात का सवाब है कि मशीन नहीं बदलूं? इट्स मीन्स कि मुझे कोई ना कोई एडिशनल बेनिफिट होना चाहिए तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं 4 साल पुरानी मशीन के साथ रहूंगा। अब वो आपको नया आगे बता रहा है। The new machine, due to its technological superiority, is expected to contribute additional annual benefit before depreciation and tax 60,000। यानी कि अगर आप ये आज मशीन बदल लेते हैं तो आप 60,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे। फिर समझना, आप अगर आज ये मशीन बदल लेते हैं तो आपको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम में या 60,000 रुपए आपकी सेविंग में या आमदनी में इजाफा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही जो लास्ट टाइम भी एक बार कभी डिस्कस किया कि आप इन्वर्टर वाला एसी लें या नॉन इन्वर्टर वाला।
इन्वर्टर वाला ले लेंगे तो वो यही कहते हैं ना कि 1 साल में पैसे वापस। तो वो कि अगर आपने नई मशीन ले ली जो महंगी जरूर है लेकिन वो आपको हर साल 60,000 बचाएगी, उस बेस पे आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी है इसकी डेप्रिसिएशन और प्रॉफिटेबिलिटी। पहले मैं आ रहा हूं ओल्ड मशीन पे। ओल्ड मशीन 60,000 की कॉस्ट है और रिटर्न डाउन वैल्यू है 24,000। फ्यूचर का आउटकम बेस करेगा 24 पे। 60,000 से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर तवज्जो रखना, 60,000 रुपए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी कितनी लाइफ बाकी थी उसकी? 24। ये मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पास्ट की जो हिस्ट्री है उसको अब चेंज नहीं कर सकता। जो पास्ट हिस्ट्री हो गई वो, लेकिन ये 24 जो आगे कैलकुलेट होनी है कितने सालों में? 4 सालों में। इनके ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, somebody is asking, let me check. Yeah, all mics are unmute, let me check. मैंने किसी को भी, सब अनम्यूट है। अगर कोई म्यूट, मेरा नहीं हुआ। नहीं वो अपना कनेक्शन देखो, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है लेकिन बहुत सारे अनम्यूट नहीं है। मेरे पास से तो अनम्यूट ऑल किया हुआ है। ये अपने पास जरा सा चेक करें आप लोग, जिनका अनम्यूट नहीं है ना वो अपने कनेक्शंस को चेक करें कि वो अनम्यूट हो रहे हैं। तो हो गया सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, करंट की आ रही है। वो असल में देखो थोड़ा सा फोकस होना यहाँ पे। रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि आपको पुरानी मशीन उखाड़नी है और उसकी जगह नई मशीन लगानी है। अगर आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं होता तो कोई भी आदमी, सेंस वाला आदमी कभी भी पुरानी निकाल के नहीं लगाएगा क्योंकि उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा। जब तक एडिशनल बेनिफिट नहीं होता आप ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, मांगा आपसे क्या है? फाइंड आउट। एक काम करता हूँ, मैं सबको पहले म्यूट कर रहा हूँ और मैं अलाउ पार्टिसिपेंट कर रहा हूँ कि अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके, अब अनम्यूट का मैंने ऑप्शन आपको खुद दे दिया है। जिसको अपना माइक अनम्यूट करना है, ठीक है, ओके। क्योंकि मे बी सम इश्यूज किसी भी वजह से लोग, आपके अपने हाथ में आपका कंट्रोल आया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, ये जो 60,000 जो आपने बताया ये समझ में नहीं आया सर। 60,000 में ये मशीन खरीदी थी, जब भी खरीदी होगी। अभी उस वक्त से लेके आप ये मशीन इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको आज के दौर में पता चला कि यार इससे अच्छी कोई मशीन आ गई है जिसको मैं ले लूं तो इससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। तो जिस वक्त आप डिसीजन करने जा रहे थे उस वक्त आपके 24,000 रुपए उस मशीन में अभी भी फंसे हुए। रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू को कहते हैं। 24,000 की बुक वैल्यू उसकी बैलेंस शीट में अभी भी दिख रही है। तो मैं जब नई मशीन ले लूंगा तो मुझे पुरानी मशीन डेफिनेटली बेचनी है। अब बेचने में मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि अगर मैं पूरे 4 साल इस्तेमाल करूंगा तो मेरी सेल्वेज वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर आज बेच दूंगा तो मुझे 20,000 रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद अगर जैसे ही मैं 20,000 में बेचूंगा तो मैं नई मशीन 1,30,000 की खरीद सकता हूं। वो भी अगले 4 साल काम करेगी और उसकी स्क्रैप वैल्यू 18,000 वापस आएगी चौथे साल। और नई मशीन का मुझे एडवांटेज ये होगा कि हर साल मुझे 60,000 रुपए इजाफी मिलेंगे, यानी कि 60,000 रुपीज का मुझे एडिशनल प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट